नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हम हमेशा कहते आए हैं पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो क्या आपने देखा कि क्लासिकल ये मानते हैं कि जो मनी की डिमांड होती है वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होती है। जिन्हें वो सच मानते थे उन्हीं को आकर के बाद में कैम्ब्रिज ने गलत बता दिया, और जिसको कैम्ब्रिज सही मानते थे उसको केन्स ने गलत बता दिया। और जो केन्स ने जो बातें की उसको आकर के बाद के जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव दे दिए। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरीज हैं उनका जो कर्मिक विकास है वो कैसे कैसे बढ़ा, हम आज की हमारी इस वीडियो में देखेंगे, जहां आपको ये मनी डिमांड की थ्योरीज इतनी मुश्किल, इतनी जो है वो कठिन लगती है कि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है बड़ा बोरिंग जो है वो मनी डिमांड की थ्योरीज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट तक बने रहें और आप पाएंगे कि मनी डिमांड की थ्योरीज आप 5 मिनट में अपने दोस्तों को समझा देंगे, 5 मिनट में सारी थ्योरीज जो है उनको बता देंगे। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल जो एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्चुअल जो थ्योरीज है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक नए पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए जुड़े हमारे परफेक्ट नॉलेज से। तो चलिए आज की हमारी वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े एग्जाम यूजीसी नेट एचटेट में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे अंत में बताएंगे, तो अंत तक जो है बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इरविंग फिशर का जो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है। ये हम पढ़ चुके हैं और इसको मैं बस जस्ट रिवीजन आपको दिलवा रहा हूं। जहां ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी आपकी मनी की डिमांड होती है, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन करते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो आपको उस उत्पादन को परचेज करने के लिए, उस उत्पादन के लेन देन के लिए मनी जो है उसकी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो यानी कि आपको मनी की डिमांड की आवश्यकता होती है। तो जब आप मनी की डिमांड करते हैं, तो जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, जितने भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, वो यही मानते थे कि मनी जो होती है, पैसा जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सिर्फ वही कार्य जो है वो करता है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ही आप इसकी डिमांड करते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही, इरविंग फिशर ने 1911 में इस बात को कहा द परचेजिंग पावर ऑफ मनी बुक में, तो उनका इस थ्योरी पर जो बिलीव था उस बिलीव को तोड़ते हुए आपकी जो नेक्स्ट कैम्ब्रिज अप्रोच आई, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो आपके क्लासिकल कह रहे हैं वो बात बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं कि जो भी आपकी मनी होती है या जो मनी की डिमांड होती है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होती है, लेकिन इसके साथ साथ लोग जो हैं वो पैसे को स्टोर भी करते हैं, यानी कि लोग जो है वो पैसे को बचा करके भी रखते हैं। तो ये शायद फीचर जो है वो भूल गए हैं, और ऐसे कहकर उन्होंने इरविंग फिशर की जो ये ट्रांजैक्शन अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज किया और अपना एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसमें उन्होंने ये माना कि इंसान जो है वो अपने पैसे को एकदम से खर्च नहीं करते। यानी कि जैसे आपका क्लासिकल ये कहता है कि इंसान के पास में पैसा आया, पैसे आते ही वो जो है वो सारे कंप्लीट पूरे के पूरे पैसे को लेन देन में खर्च कर देगा, तो दूसरे की इनकम बढ़ जाएगी। जैसे उसके पास में इनकम गई, जैसे उसके पास में पैसा गया, वो भी अपने पैसे को एकदम से खर्च कर देगा, तो वो दूसरे पे चला जाएगा, फिर वो अपने पैसे को खर्च कर देगा। ऐसे इकोनॉमी में पैसा जो है वो अचानक से, यानी कि इनकम जो वो घूमती रहेगी। ये कहते हैं, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण ये कहता है कि ऐसा नहीं है, इंसान कोई मशीन थोड़ी ना है कि वो उसके पास में पैसे आएंगे और वो एकदम से खर्च कर देगा, तुरंत ही खर्च कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो कुछ पैसा जो है वो खर्च करता है और कुछ पैसा जो है वो बचा करके रख लेता है। यानी कि जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, जिसमें आपके अल्फ्रेड मार्शल जी हैं, आपके पिगो जी हैं, आपके रॉबर्टसन हैं, जिन्होंने 1917 में ये कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच जो है वो दी थी, वो ये मानते हैं कि आपकी जो मनी की डिमांड होती है वो, यानी कि आपकी जो मनी की डिमांड है वो कुल जो मनी की वैल्यू है, जिसको आप पीवाई लिखते हैं, टोटल जो इनकम की वैल्यू है पीवाई, यानी कि नॉमिनल इनकम, ठीक है, नॉमिनल जो आपका जीडीपी है उसका जो है कुछ परसेंटेज, या मैं कहूं कि एक निश्चित अनुपात जो है वो अपने पास बचा करके रखता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कैश बैलेंस अप्रोच ये कहता है
कि जो आपका क्लासिकल कह के आया कि वो सारे के सारे पैसे को लेन देन में खर्च कर देगा, वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे पैसे को खर्च नहीं करता है, उसमें से एक फिक्स अमाउंट जो है या फिक्स रेशियो में जो अमाउंट है उसको बचा करके रख लेता है। तो ये जब कैम्ब्रिज ने कहा तो उससे नेक्स्ट आपके केन्ज आए और केन्ज ने कहा कि ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं कि वो बचा लेगा और वो जो है खर्च भी कर लेगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो पैसा है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। वो क्यों बचा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आपने कहा कि पैसा बचा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पैसा बचाएंगे और खर्च कर देंगे, लेकिन वो पैसा बचा क्यों रहे हैं, इसके ऊपर तो आपने बात नहीं की। तो इसी दृष्टिकोण को लेकर के आपके जो केंजियन है वो अपनी केंजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है उसको प्रोमोलेट करते हैं, उसको बताते हैं, जहां पर केन्ज ये कहता है कि एक जो अर्थव्यवस्था होती है उस एक अर्थव्यवस्था में जो मनी की डिमांड होती है उसके लिए जो है मनी की डिमांड जो है वो 3 प्रकार से की जाती है। मनी की डिमांड जो है इंसान 3 मोटिव के लिए करता है, जिसमें से एक मोटिव जो आपका होता है वो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा जो आपका मोटिव होता है उसको वो बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव, और तीसरा जो मोटिव होता है उसको वो बोलते हैं आपका प्रीकॉशनरी मोटिव। ठीक है, तो जो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव है वो ये कहते हैं कि भाई हाँ, अपनी जो टोटल मनी की डिमांड होती है उस टोटल मनी की डिमांड में से आपका एक हिस्सा जो है वो आपका ट्रांजैक्शन के लिए वो रखता है। ठीक है, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल मनी की डिमांड में से जो ट्रांजैक्शन है वो एक हिस्सा होती है। फिर वो कहते हैं कि दूसरा जो मोटिव होता है वो आपका होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, जहां पर पैसा कमाने के लिए पैसे को रखा जाता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि पैसा जो है वो इसलिए अपने पास रखता है इंसान ताकि वो उस पैसे से पैसे को कमा सके, पैसे से लाभ कमा सके, इसलिए उसको उन्होंने जो है वो स्पेक्युलेटिव मोटिव का नाम दिया, जहां पर हम जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप का जो थ्योरी है उसको भी रीड आउट करते हैं, और जो कि आप जो है उस वीडियो में देख करके आए होंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जो है वो तीसरा मोटिव देखते हैं जिसको हमने बोला प्रीकॉशनरी मोटिव। तो जो आपका प्रीकॉशनरी मोटिव है वो ये कहता है कि ना तो वो उस पैसे को, जो प्रीकॉशनरी मोटिव है ना, उस पैसे को ना तो वो ट्रांजैक्शन में यूज करता है और ना ही वो स्पेकुलेटिव जो मोटिव है उसमें यूज करता है। इसका मतलब ना तो वो बॉन्ड खरीदेगा ना वो ट्रांजैक्शन करेगा, इसके अलावा भी वो उसको बचा रहा है। क्यों? ताकि जब भी उसकी फैमिली में या उसके साथ इमरजेंसी कंडीशंस हो तब वो उस पैसे को यूज कर सके, जिसको हम इडल कैश, IDLE, ठीक है ना, इडल कैश के तौर पर भी जानते हैं। तो ये आप जो है पढ़ चुके हैं पहले ही, जिनको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। और कीन्स का जो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है ये 1936 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि JM कीन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, उसी के अंदर इन्होंने इस थ्योरी को जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे ही ये थ्योरी कह रही है तो आप ध्यान करेंगे कि इस थ्योरी का भी एक नेगेटिव, या मैं ये कहूं कि इसने भी एक जो है अपना लूप होल छोड़ दिया, जिस लूप होल को लेकर के नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है वो बनी, जो कि थी पोर्टफोलियो अप्रोच। ठीक है ना, इसको मैं एक बार बताता हूं कि पोर्टफोलियो अप्रोच जो थी सर, जी सर सर वो एक बार अपनी इडल थ्योरी बताइए, क्या बताइए, क्या नाम बताइए सर उसका? इडल कैश। इडल उसको कैश, रिपीट करिए सर एक बार। इडल कैश वो कैश होता है, इडल कैश वो कैश होता है जो व्यक्ति अपने पास बचा करके रख रहा है, लेकिन ना तो वो उसको ट्रांजैक्शन में यूज कर रहा है और ना ही वो उसको स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए यूज कर रहा है। यानी कि ना तो वो उससे बॉन्ड वगैरह परचेज करेगा, ना ही वो उसको ट्रांजैक्शन में यूज करेगा। तो जैसे आप ध्यान से समझिए इसको, जब हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि जब भी हम हमारे घर में पैसा बचाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वो पैसा है जिसको हम ना तो किसी को उधार देंगे, ना ही हम इसको बैंक में जमा करवाने वाले हैं, ना ही इससे हम कोई लेन देन करने वाले हैं। ये वो पैसा है जब एकदम से हमारे को जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, उस पैसे को आप बोल रहे हैं इडल कैश, या आप उसको जो है प्रीकॉशनरी मोटिव से बचाया हुआ पैसा कह सकते हैं। तो जो टोटल मनी की डिमांड है उसको आप यहां से देख सकते हैं। टोटल मनी की जो डिमांड है, टोटल मनी डिमांड जो है वो आपकी क्या होगी, मनी की डिमांड, ये यहां पर जो है मनी की डिमांड जो है वो ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस मनी की डिमांड आपकी स्पेकुलेटिव मोटिव
प्लस मनी की डिमांड आपकी प्रीकॉशनरी मोटिव। तो इन तीनों मोटिव को मिला करके जो आपकी मनी की डिमांड बनती है वो आपकी टोटल मनी की डिमांड बनती है अकॉर्डिंग टू केंजियन। ठीक है, तो केन जो है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपका वाई बढ़ता है, तो वाई बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो मनी की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो भी बढ़ गया, ठीक है ना, तो आपकी जो स्पेकुलेटिव की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान कर लेना, जहां पर आपका जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसका हम वीडियो मैंने आपको शेयर किया था लिंक, उसमें जो आपने उस वीडियो को कंप्लीट देख लिया होगा, तो वहां से आप वो कंसेप्ट देख सकते हैं। तो चलिए, अब केन्स जो कह रहे हैं, केन्स ने क्या कहा, केन्स ने कहा कि मनी की जो डिमांड है वो एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, केन्स क्या कह रहा है कि जो मनी की डिमांड है वो एक इंडिविजुअल एक निश्चित समय पर, ठीक है ना, अपनी संपत्ति या मनी के रूप में या तो ट्रांजैक्शन के तौर पे या बॉन्ड के तौर पे रखेगा। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो भी उसके पास टोटल पैसा है या तो वो उसको ट्रांजैक्शन में यूज कर रहा है या वो बॉन्ड के तौर पे रख रहा है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे काम करती है, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि भाई या तो उस बॉन्ड में रखेगा पैसा या उसको जो है वो ट्रांजैक्शन में करेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में इसने रिलेशन को शो कर दिया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई है तो बॉन्ड की फेस वैल्यू लो हो जाएगी और आप जो है बॉन्ड परचेज करेंगे, है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो बॉन्ड की फेस वैल्यू हाई हो जाएगी, आप जो है वो आपको कम प्रॉफिट होगा और आप जो है वो बॉन्ड को नहीं खरीदेंगे और लिक्विडिटी ट्रैप में चले जाएंगे। तो यानी कि कहता है कि अब ऐसे में क्या करता है कि बॉन्ड को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, है ना। तो यानी कि केन्स की जो बात थी कि एक जो व्यक्ति है वो अपने मनी को या तो ट्रांजैक्शन में रखेगा यानी कि बॉन्ड के तौर पे रखेगा या नहीं रखेगा, इसी बात को पकड़ा है आपके जेम्स टोबिन ने पोर्टफोलियो अप्रोच में। वो कहता है कि भाई कितना बॉन्ड में रखेगा और कितना जो है वो अपने पास कैश के तौर पे रखेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए रखेगा। कैश का मतलब ट्रांजैक्शन के लिए, वो आपके केन्स ने नहीं बताया, यानी कि कितना तो आप जो है वो खर्च करने के लिए रख रहे हैं, कितना आप जो है वो बॉन्ड के तौर पे रख रहे हैं। तो ये कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं आप आम जिंदगी में देखते हैं, उनका जो नजरिया होता है वो रिस्क अवर्जर होता है, रिस्क अवर्जर होता है, ठीक है ना, वो रिस्क अवर्जर जैसा बिहेव करते हैं। तो रिस्क अवर्जर क्या होता है कि जो प्रेफर करता है सर्टेन इनकम को, प्रेफरिंग सर्टेन इनकम ओवर द रिस्की इनकम, है ना। रिस्की इनकम की बजाय क्या कर रहा है, सर्टेन इनकम को जो प्रेफर करता है वही आपका रिस्क अवर्जर होता है। ये आप पढ़ करके भी आ चुके हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो अप्रोच है, जो टोबिन्स की जो पोर्टफोलियो अप्रोच है, वो ये कहती है कि वो कितना बॉन्ड रखने वाला है, कितना कैश रखने वाला है, ये हम बताएंगे। क्यों? वो ये कहता है कि भाई जो भी आपके व्यक्ति होते हैं वो रिस्क अवर्जर होते हैं, इसलिए वो सारा पैसा बॉन्ड में नहीं लगाते। अगर वो सारा पैसा बॉन्ड में लगा देंगे तो हो सकता है कि उनको नुकसान हो जाए, इसलिए वो उस नुकसान से बचने के लिए क्या करेंगे, कुछ पैसा जो है वो बॉन्ड में लगा देंगे और कुछ पैसा जो है वो अपने पास में कैश में रखेंगे, जिससे वो अपने रिस्क को अवर्ज कर सके। यानी कि हम ये कहेंगे अपने पास रखने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे देना, बैंक में जमा करवा देना, यानी कि कुछ हिस्सा वो बॉन्ड के तौर पे दे देंगे। तो जहां पर आप देखते हैं कि बैंक में जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे ना पैसा, तो वहां से आपको सर्टेन इनकम आएगी, एक फिक्स जो है, यानी कि एक मैं ये कह सकता हूं कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अमाउंट जो है वो मिलेगा, कंप्लीटली सर्टेन इनकम है वहां से। लेकिन बॉन्ड में जो आपका पैसा है वो आपका पैसा जो है वो भी आपका रिस्क में है। तो उसको मेजर करने के लिए उन्होंने जो है एक डायग्राम जो है वो बताया था, जिस डायग्राम को देख करके हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि बॉन्ड के तौर पे हम कितना पैसा रखेंगे और कैश के तौर पे हम कितना पैसा रखेंगे। तो यहां पर हम जो है वो ओ वाई एक्सिस को ले रहे हैं, यहां हम ओ एक्स एक्सिस को ले रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस पर हम रिस्क को ले रहे हैं, ठीक है। यहां हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब जो हमें रिटर्न आ सकते हैं। ये आपका ओरिजिन है, यहां आप ओ एक्सिस पर रिस्क को ले रहे हैं,
यहाँ आप जो है वो वेल्थ को ले रहे हैं, जो आपकी इनकम है। ठीक है, बात समझ में आया? टोटल वेल्थ। अब ये टोटल वेल्थ में से आप अगर आप बॉन्ड पे पैसा लगाएंगे तो टोटल वेल्थ आपकी कम हो जाएगी ना। ध्यान रखना कि टोटल पैसे में से अगर आपने बॉन्ड पे लगा दिया पैसा तो आपके पास कम पैसा होल्ड रहा ना, हाथ में कम पैसा रहा। ठीक है, तो ये आप ध्यान करेंगे। तो यहाँ आपका OR कर्व है जो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न को बता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। और ये जो है आपकी वेल्थ को बता रहा है। क्लियर है बात? तो यहां हम एक बार मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर लेता हूं। IC3 IC2 IC1। ठीक है, और ये E पॉइंट जो है और ये आपका F पॉइंट। इस E पॉइंट से आप नीचे लेकर के आएंगे और ये आपका B स्टार, ये आपका R स्टार और ये आपका R1। चलिए अब आप इसको देख सकते हैं। यहां आपका जो ओरिजिन है ये आपको बता रहा है 0 बॉन्ड होल्डिंग, यानी कि आप इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे तो 0 बॉन्ड होल्डिंग है, यानी कि आप कोई भी बॉन्ड होल्ड नहीं कर रहे हैं, आपको पास में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां आएंगे तो आपको ये बता रहा है 0 मनी होल्डिंग, यानी कि आपके पास कुछ भी पैसा जो है वो होल्ड नहीं है, 0 मनी होल्डिंग। अब तो आप समझ गए होंगे कि टोटल पैसा है, सपोज कीजिए अगर टोटल पैसा है और आप सारे पैसे को खर्च कर देते हैं F पॉइंट पे, सारे पैसे को खर्च कर रहे हैं किसको? बॉन्ड खरीदने में। तो सारे पैसे अगर आपने बॉन्ड में लगा दिए तो हाथ में पैसा क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो आप ये कहेंगे अगर सारे हम यहाँ पे बॉन्ड खरीद रहे हैं तो इसी पॉइंट को हम लेकर के आए ना नीचे, तो यहाँ पर आपके पास जो पैसा होगा हाथ में वो तो बचेगा नहीं, क्योंकि आपने सारे ही पैसे बॉन्ड में लगा दिए। अब देखो, अब अगर हम यहां पर हो ओरिजिन पे, ब्लू वाले निशान को आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पे हो तो सीधी सी बात है आपके पास बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि आपके पास सारा पैसा कैश में है। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो F पॉइंट से अगर वो अपने सारे के सारे पैसे इस पे लगा देगा, किस पे लगा देगा? F पॉइंट पे लगा देगा, तो उसके पास कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा और सारा का सारा पैसा जो है वो रिस्क, क्योंकि अब देखो यहाँ पे रिस्क, आप एक तो यहाँ रिस्क देख रहे हो, एक यहाँ देख रहे हो, तो रिस्क तो यहाँ पे ज्यादा है ना। जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे तो रिस्क क्या होगा? ज्यादा, तो ज्यादा रिस्क होगा। अब ज्यादा रिस्क को वो लेना नहीं चाहता क्योंकि रिस्क अवर्जर है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि वो इस हाई रिस्क को कम कर देगा, वो उस हाई रिस्क को कम करेगा। जैसे वो हाई रिस्क को कम करेगा, और दूसरा क्योंकि यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपको हाई मिल रहे हैं। देखिए यहां पर आप IC कर्व के IC3 पर तो जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हाइयर IC पे जाएंगे ना, जैसे जैसे आप IC1 की ओर जाएंगे, ध्यान से समझना, जैसे जैसे आप IC1 की ओर जाएंगे आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ रही है, आपका जो यूटिलिटी का लेवल है वो बढ़ रहा है, आपका रिस्क जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप रिस्क अवर्जर हैं। तो रिस्क अवर्जर की यूटिलिटी कब बढ़ेगी? जैसे जैसे वो सर्टेन इनकम की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे वो सर्टेन इनकम की तरफ जाएगा तो उसको जो है और संतुष्टि होगी मन में कि हाय मेरा पैसा डूबेगा नहीं, है ना। तो ऐसे में वो जब IC1 की ओर जा रहा है तो उसको यूटिलिटी बढ़ेगी। तो एक तो वो हायर यूटिलिटी पे शिफ्ट हो रहा है E पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा उसकी जो बॉन्ड होल्डिंग है वो यहां पर आ गई, यानी कि वो इतना बॉन्ड लेगा। तो अगर वो इतना बॉन्ड ले रहा है, ये बॉन्ड अगर वो ले रहा है किस पे? R स्टार पे, तो उसके पास में कैश कितना बचेगा? B स्टार। क्यों? क्योंकि इतना तो उसने जो है वो बॉन्ड खरीद लिया, इतना तो उसने बॉन्ड खरीद लिया, और ये ब्लैक वाला आप देखेंगे ये जो है उसके पास में कैश बच गया। इसी कैश को हमने यहां पर बताया, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपका टोबिन का जो मॉडल है वो स्टोर ऑफ वैल्यू को बता रहा है। वो ये बता रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो बॉन्ड भी परचेज करता है और वो अपने पास कैश भी रखता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो रियल लाइफ में
रिस्क अवर्जर होता है और रिस्क अवर्जर बिहेवियर की वजह से वो बॉन्ड और कैश दोनों को रखता है। जबकि केन्स ने ये कहा था कि या तो वो बॉन्ड रखेगा या तो वो कैश रखेगा। क्लियर है बात? यानी कि या तो वो बॉन्ड रखेगा या वो कैश रखेगा। जैसे आपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का जो थ्योरी था वो पढ़ करके आप आए होंगे, तो आपने कहा था कि अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो सारे के सारे पैसे जो है वो बॉन्ड खरीद लेगा, इसने कहा। और फिर उसने कहा कि अगर सबसे मिनिमम पे अगर आपका है ना, अगर मिनिमम पे आ गया तो आप कहते हो कि सारे के सारे मतलब पैसे को वो कैश में रख लेगा, लिक्विडिटी को ट्रैप कर देगा। ये आपने सुना है, पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है ना साथ में। तो लिक्विडिटी ट्रैप कर देगा। तो यहां पे जो केन्स है वो क्या कह रहा है? वो केन्स ये कह रहा है कि या तो सारा पैसा बॉन्ड में लगा रहा है या सारा पैसा कैश में ले रहा है। लेकिन आपका जो टोबिन है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारा पैसा जो है ना तो बॉन्ड में लगाएगा और ना ही सारा पैसा कैश में रखेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, जैसे आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बढ़ जाता है, या फिर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका जो है वो हो सकता है कि यहाँ आ जाए, कम बॉन्ड पे लगाए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो बॉन्ड पे ज्यादा लगाए, सॉरी, ठीक है, तो बॉन्ड पे ज्यादा लगा ले क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना वो अपने पास कैश रखने वाला है और कितना वो बॉन्ड खरीदने वाला है। लेकिन असल जो थ्योरी है वो यही कह रही है कि वो ना तो पूरी बॉन्ड रखेगा ना पूरा कैश रखेगा, बॉन्ड और कैश का मिश्रण रखेगा, दोनों को जो है वो रखेगा। लेकिन किसको ज्यादा रखेगा किसको कम रखेगा ये डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये क्या किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा कि वो बॉन्ड को ज्यादा खरीदेगा कैश को कम रखेगा, या वो बॉन्ड को कम खरीदेगा कैश को ज्यादा रखेगा, लेकिन रखेगा दोनों को। ये आपको ध्यान करना है। तो ये थी आपकी टोबिन की पोर्टफोलियो थ्योरी जो आपने पढ़ी है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आपकी बोमल और टोबिन की जो थ्योरी है, जिसको हम इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी थ्योरी आपके कीन्स के जो बिहेवियर है उससे निकली है, लेकिन ये जो मॉडल है आपका वो वर्क बेस्ड इकोनॉमी का मॉडल है, ये आपको ध्यान कर लेना है, जहां पर आपकी जो ट्रांजैक्शन मनी की डिमांड है। जी सर एक बार ना वो डायग्राम एक बार फिर से वो करना है सर, दिखा दो एक बार, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये जो मॉडल है आपका बोमल टोबिन का इन्वेंटरी थ्योरेटिकल अप्रोच, ये आपकी वर्क बेस्ड इकोनॉमी पे लागू होगा। वर्क बेस्ड इकोनॉमी जहां पर हर थोड़े थोड़े समय के आपकी कीमत जो है वो तय करती है। यानी कि अगर आप आधा घंटा भी काम करते हैं तो आपको आधे घंटे के भी पैसे मिलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं वर्क बेस्ड इकोनॉमी। यानी कि काम बहुत ज्यादा है और आप अगर आधा घंटा काम नहीं करेंगे तो आपको आधे घंटे जो कमाई है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बोमल और टोबिन क्या समझाना चाहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो बोमल और टोबिन ये कहते हैं कि दो प्रकार की कॉस्ट जो है वो बियर होती है। एक तो शू फिट कॉस्ट, शू फिट कॉस्ट, एक तो आपकी शू फिट कॉस्ट होती है, दूसरा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ध्यान से समझिएगा, शू फिट कॉस्ट क्या होती है? शू फिट कॉस्ट होती है कि जब बार बार आप एटीएम में जाएंगे, बार बार जब आप एटीएम में चक्कर लगाएंगे तो आपका समय जो है वो खराब होगा, क्योंकि आप एटीएम में जा रहे हैं और आ रहे हैं तो समय तो लग रहा है ना जाने आने का। और अगर वही समय अगर आपका, देखो उसी समय में अगर आप काम करो, जैसे सपोज करो कि अब आप एटीएम में गए और एटीएम से वापिस आए तो आपको 1 घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। अगर 1 घंटा अगर आप कहीं काम करते हैं तो 1 घंटे के आपको 100 रुपए जो है वो मिल जाएंगे कमाने के, क्योंकि आपको पता है कि आप वर्क बेस इकोनॉमी में है। वर्क बेस इकोनॉमी यानी कि जहां पर हर आधे आधे घंटे का जो है आपको काम मिल सकता है, ठीक है। तो अगर 1 घंटा आप काम करते तो आपको 100 रुपए मिल जाते, तो क्या आप उस जगह पे यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर बैंक में पैसे रख रहे हैं, क्या वो बैंक आपको 1 घंटे में 100 रुपए बना करके दे देगा? समझ में आई ना बात? तो अगर वो आपको नहीं देगा तो आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर मैं लाने जाऊंगा और मेरा 1 घंटा जो है वो वहां पर लग गया
तो फिर मेरे को बैंक में पैसे रखने का क्या बेनिफिट। तो एक तो बात यह है, आपको ये समझना है कि शू फिट कॉस्ट आपको आएगी। क्लियर है बात। यानी कि शू फिट कॉस्ट वो है जब आप एटीएम से पैसे लाने ले जाने जाते हैं, तब आपका जो समय खराब होता है, उस समय को अगर आप कहीं प्रोडक्शन में लगाते, कोई काम करते, तो आपको कितना पैसा मिल जाता, उसको हम शू फिट कॉस्ट या इसे आप जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि आप एटीएम में गए हैं तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, इसलिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। दूसरा आपका आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जितना ज्यादा पैसा आप बैंक में रखेंगे उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अगर आप 100 रुपए रखेंगे तो 100 के हिसाब से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप 10 लाख रुपए रखेंगे तो 10 लाख के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज्यादा बनेगा। तो यानी कि आप ये कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा तब मिलेगा जब मैं ज्यादा पैसे बैंक में जमा करवाऊं। और शू फिट कॉस्ट ये कहते हैं कि बार बार अगर आपने चक्कर काटे तो आपका समय खराब होगा और उस समय में आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये समस्या आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर ये प्रश्न बना कि एक व्यक्ति अपने पास औसतन कितना मनी रखे कि उसको कॉस्ट कम से कम आए, यानी कि वो अपनी जो कॉस्ट है उसको कम से कम कर ले और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर ले। क्या करे कि उसकी शू फिट कॉस्ट जो है वो कम भी आए और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिले। सुन में आ रही बात कि वो अपने पास कितना औसतन पैसा अपने पास रखे, कैश रखे कि उसको शू फिट कॉस्ट जो है वो कमाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ज्यादा मिले। तो इसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, और आप भी उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये है आपका एवरेज मनी होल्डिंग, AMH, जहां पर आपकी टोटल इनकम को हम 2n से डिवाइड कर रहे हैं। 2n से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी आती है y/n से, यानी कि जो कॉस्ट है उसका एवरेज, यानी कि वो टोटल कॉस्ट क्या आपकी y/n, यानी कि जितने चक्कर आप काटेंगे उस आय को प्राप्त करने के लिए, उस इनकम को प्राप्त करने के लिए जितना आप चक्कर काटेंगे उतनी आपकी कॉस्ट आएगी। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा चक्कर उतने ज्यादा कॉस्ट। यानी कि आप अगर एक बार गए 1 घंटा खराब हुआ, 10 बार गए 10 घंटे खराब हुए। 10 घंटे यानी कि 1 दिन के बराबर आपका जो है वो टाइम खराब हो गया, है ना। तो जितने नंबर ऑफ चक्कर आप ज्यादा काटेंगे उतना ही आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमें उस कॉस्ट को जो है वो जीरो करना है, कम से कम करना है। तो जीरो जो है वो सबसे मिनिमम होगा, है ना। तो हमें उस कॉस्ट को जीरो करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम इस C का एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमारी 2 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, इसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो हम इसको, क्योंकि C जो है उसका वैल्यू रख रहे हैं, C का वैल्यू हमने क्या रखा है ये, तो अगर मैं C/2 में C की वैल्यू पुट कर दूं तो C की वैल्यू क्या है y/n, ये 2 जो है वो यहां आ जाएगा। तो 2yn जो है वो आपका एवरेज वाला ये जो बन रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, 2n ये आपका इंटरेस्ट रेट है जो आपको इस पूरी इनकम पे मिलने वाला है, और ये आपके जो है वो फीट कॉस्ट है, यानी कि जितनी नंबर आप चक्कर लगाएंगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये तो वो इनकम है जो इस इनकम के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, ये तो वो इंटरेस्ट है ना। आई जो है वो इंटरेस्ट है जो आपको इस इनकम पर आने वाला है। क्लियर है बात। और F और N जो है वो क्या है आपका, F और N जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ चक्कर हैं जो आप लगाने वाले हैं उसको प्राप्त करने के लिए। क्लियर है बात। चलिए अब आप इस एवरेज जो आपका मनी होल्डिंग है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो टोटल कॉस्ट को बता रहा है, क्योंकि ये आपको देखिए ये तो एवरेज को बता रहा था, लेकिन इन सभी को हमने जोड़ दिया तो ये हमारे को किसको बता रहा है, टोटल कॉस्ट को बता रहा है। तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी क्या बनी, y/2n, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस FN, ये हमारा टोटल कॉस्ट बन गया। तो जो टोटल कॉस्ट है उसको हमें क्या करना है, उसी को हमें मिनिमाइज करना है। तो इसको हम 0 के इक्वल लेकर के जाने वाले हैं। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूं, 0 करना चाहता हूं, तो इसका मुझे डेरिवेटिव जो है वो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं अगर इसको जो है टोटल कॉस्ट को डेरिवेटिव कर दूं n के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस n को मैं पहले ऊपर ले जाता हूं क्योंकि ये नीचे n है, तो इस n को क्या करूं मैं ऊपर ले जाऊं। तो एक बार इस डेरिवेटिव को ना करके पहले मैं इस n को ऊपर ले जाता हूं। देखिए
y बाय 2n, ठीक है। और आप यहां पर ले लेंगे i प्लस f और n। जैसे ही आप इस n को ऊपर लेकर के आए तो ये इसकी जो पावर है वो -1 हो गई। क्लियर है बात, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है n के रिस्पेक्ट में। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ n के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y जो है, n जो है उसका क्या बनेगा, देखो y बाय 2 -1, क्योंकि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, n -1, और उसी पावर में से एक जो है आप माइनस कर देते हैं तो -1, ठीक है, प्लस f n 1 -1, क्योंकि यहां पर भी आपका जो n है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, देखिए y बाय 2 -n बाय -2 प्लस f, ये आपका बन गया, ठीक है ना, प्लस f जो है आपका यहां पर बन गया। क्लियर है बात। तो जब आपका ये बन गया तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप इसको साथ में ले जाएं तो आप कह सकते हैं कि y n -2 बाय 2 प्लस f, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल, आप ये कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है कॉस्ट का इन रिस्पेक्ट ऑफ n, ये आपका बन करके रेडी हो गया, ठीक है। अब इस n को हम वापिस से नीचे ले आते हैं। जब हम इस n को वापिस से नीचे लाएंगे, सॉरी एक सेकेंड जो है मेरे को ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है ना, f। अब हम इसको जो है वो 0 के इक्वल करेंगे, तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये f जो है आप इक्वल में ले जाएंगे। जैसे हमने कहा कि इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, तो y, तो आप कहेंगे 2n की स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेकर के गए थे तो ये नेगेटिव हो गया था, तो जैसे ही आप इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये वापिस से जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा, इक्वल टू, इस प्लस को अगर हम इक्वल टू के बराबर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है ये f, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये नेगेटिव हो गया -f। इस f से इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास में क्या बचा, y बाय 2n स्क्वायर, ठीक है ना, y बाय 2n स्क्वायर और इज इक्वल टू f, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बच गई, इसको आप ध्यान करेंगे। देखिए y बाय 2n स्क्वायर इज इक्वल टू f, ये आपके पास में बच गया। अब इसको हम जो है अगर इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y बाय 2 इज इक्वल टू f n स्क्वायर, ठीक है। अब इस f को हम इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो आप कहेंगे कि y बाय 2f, सॉरी उस i को तो हम भूल ही गए थे, तो i आप जो है वो कंसीडर करते चलेंगे, ठीक है। i इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये आपके सामने जो है वो n स्क्वायर निकल करके आ गया। तो जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, ये आपको पता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि n स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 2fi, और इस स्क्वायर को अगर मैं हटाऊंगा तो यहां मैं कर दूंगा अंडर रूट, ठीक है ना, यहां मैं कर दूंगा अंडर रूट। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको आ गई n की वैल्यू, ये क्या आ गया आपका n का वैल्यू निकल करके आ गया, ये आपका जो है वो n का वैल्यू निकल करके आ गया, n का वैल्यू, और इसे आप जो है इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब आप वापिस से एवरेज मनी होल्डिंग को याद कीजिए। जब हमने एवरेज मनी होल्डिंग की बात की थी शुरू में, तो हमने ये लिया था, देखिए ये लिया था ना, ये वाला y बाय 2n, ये वाला लिया था y बाय 2n, ठीक है। तो इस y बाय 2n को हम ले लेंगे। देखिए मैंने आपको, ये तो आपका एवरेज मनी होल्डिंग नहीं है, ये तो टोटल कॉस्ट था। मैंने आपको बताया था ना कि एवरेज मनी होल्डिंग यानी कि c बाय 2, और c का क्या था y बाय n, तो हमने कहा था कि ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया था ना। तो AMH का ये बना था, एवरेज जो आपकी कॉस्ट का जो बना था वो ये बना था। तो इसको हम ले रहे हैं y बाय 2n को, ठीक है। तो y बाय 2n ये आपका एवरेज मनी होल्डिंग वाला है, तो y बाय 2n, और यहाँ पर जो n है
इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, तो आप ये देखेंगे कि यहां हम कहेंगे कि y बाय 2f इंटू आई। समझ में आ गया ना ये क्या हुआ है, यहां पर आपने n की वैल्यू को पुट कर दिया है। क्लियर है बात। अब जो आपका ऊपर का y है इसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं कि y अंडर रूट वाई, ये आपकी कंप्लीट y के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस y की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ठीक है ना, आपको ये ध्यान करना है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई, ठीक है। इसी प्रकार मैं इस 2 को भी क्या लिख दूं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो मैं लिख देता हूं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये y तो आपका अंडर रूट में है ही और नीचे वाले भी आपके अंडर रूट में है, तो इसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट वाई डिवाइड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट एफ आई। क्लियर है बात, ये आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है ना। ये आई भी आपका क्योंकि इसमें है तो ये अंडर रूट आई, ठीक है। अब देखो ये y से ये y आप कैंसिल कर देंगे, इस 2 से ये 2 जो है वो आप कैंसिल कर देंगे। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा अंडर रूट वाई डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ठीक है ना, और इसके डिवाइड में अंडर रूट एफ और अंडर रूट आई, ये आपके पास में जो है वो बच गया है, ठीक है ना। ये आई जो है आपका, ये आपको ध्यान करना है, ये आई जो है आपका यहां है साइड में, ठीक है, आई। क्लियर है बात, ये आपके सामने जो है यहां पर बच गया है। तो ये वाली जो संख्या ये नीचे है तो ये ऊपर जाकर के पलट जाएगी, है ना। तो जब ये ऊपर जाकर के पलट जाएगी तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, अंडर रूट वाई अंडर रूट एफ डिवाइड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट आई, है ना। ये वाली इक्वेशन जो है आपकी बन जाती है। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला एवरेज मनी होल्डिंग का। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इस सारे अंडर रूट को एक अंडर रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, y और f डिवाइड बाय 2i और इस सभी का अंडर रूट। तो ये आपका जो है वो बन गया फॉर्मूला एवरेज मनी होल्डिंग का, जहां पर आपका जो बोमल टोबिन जो कहते हैं कि अगर आपका f, यानी कि आप ध्यान से लिखिएगा, आप ये बात, ये पॉइंट जो है आपको नोट करना है कि अगर आपका f, अगर आपका जो f है, या मैं ये कहूं कि एटीएम में जाने की जो कॉस्ट है ना, f का मतलब एटीएम में जाने की कॉस्ट, क्योंकि हम पढ़ के आए थे ना FN, तो f यानी कि एटीएम में जाने की कॉस्ट, एटीएम में जाने की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, तो आप कैश ज्यादा रखेंगे। सीधी सी बात, ये तो आप पहले भी समझ सकते थे, ठीक है। ये बात तो हम जब बिल्कुल शुरुआत में इस थ्योरी को पढ़ रहे थे तभी हम ये बात कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे को आने जाने की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, अगर हम जो है वो ज्यादा ये चीजों को कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम जो है वो कम पैसा अपने मतलब बैंक में जमा करवाएंगे। क्यों बैंक में कम पैसा जमा करवाएंगे, क्योंकि भाई अगर आप जो है आते जाते आपको कॉस्ट इतना इतना देना पड़ा तो फिर कैसे ही पैसे जो है इतने इतने बैंक में जमा करवाएंगे और फिर नुकसान जो है भुगतेंगे, तो हम नुकसान नहीं भुगत सकते ना। इसलिए हमने ये देख लिया कि एफ अगर आपका ज्यादा है, यानी कि एफ ज्यादा होने का मतलब कि देखो सीधी सी बात है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात से भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो भी आपका होता है ना, ऊपर की वैल्यू अगर बड़ी होगी, ऊपर की वैल्यू, ठीक है ना, अगर बड़ी है तो रिजल्ट बड़ा आता है, ये आपको ध्यान कर लेना है। रिजल्ट जो है आपका बड़ा आएगा हमेशा। जैसे आप देखिए अगर ऊपर 2 है और नीचे आप सपोज कर लेते हैं हम कि नीचे भी आपका 2 है, तो रिजल्ट क्या आया 1, है ना। अब देखना इस वैल्यू को, ऊपर की वैल्यू को हम बड़ा कर देते हैं, इसको हमने कर दिया 5, अब आपने 2 से डिवाइड किया क्योंकि नीचे वाला तो चेंज ही नहीं हुआ, ऊपर वाला बड़ा किया है, तो आपका रिजल्ट क्या है 2.5। तो देखिए अब आपकी ऊपर की वैल्यू बड़ी हुई तो रिजल्ट जो है वो 1 से बढ़ करके जो है वो 2.5 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो ऊपर की वैल्यू बढ़ी तो रिजल्ट भी बढ़ा, और ऊपर की वैल्यू छोटी तो अब हम यहाँ 5 से जब हमने छोटा किया 2, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 2.5 से छोटा होकर के 1 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ऊपर की वैल्यू बड़ी तो रिजल्ट बढ़ा, ऊपर की वैल्यू छोटी तो रिजल्ट छोटा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एफ, क्योंकि वाई तो आपकी इनकम है, एफ क्या है आपका कॉस्ट, अगर आपकी एफ कॉस्ट ज्यादा होगी, बड़ी होगी, क्योंकि वो ऊपर है, अगर वो बड़ी होगी तो आपकी जो कॉस्ट है, जो एवरेज मनी होल्डिंग है, एवरेज मनी होल्डिंग मतलब आपका जो कॉस्ट है
वो भी कॉस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपका एफ बढ़ा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर आपका एफ छोटा तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। यही बात जो है वो इस पूरे फॉर्मूले में बोमल टोबिन जो है वो आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया बोमल टोबिन की थ्योरी, जो मनी डिमांड की थ्योरी है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको कहूं, जो हम वीडियो के जो हम पढ़ रहे हैं इसमें लास्ट में हम देखेंगे और सारी थ्योरीज को 5 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। आज आपको जो मजा आने वाला है, आप बिल्कुल याद रखेंगे, इस थ्योरीज को 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं बोमल टोबिन के मॉडल से, और आपका आता है अभी मिल्टन फ्रीडमैन का, जिसको आप जो है वो फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है ना। फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है? ये जो रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये कहता है कि जब भी मनी की डिमांड जो है वो ज्यादा क्यों होती है। लोग कहते हैं ना कि मनी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो ये कहता है कि मनी की डिमांड जो है वो ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एसेट के प्राइस बढ़ रहे होते हैं। ध्यान से समझिए इसने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मनी की जो डिमांड है, मनी डिमांड, वो ज्यादा क्यों होगी? बिकॉज ऑफ एसेट प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन देता है। क्या एक्सप्लेनेशन देता है? ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपका जो इकोनॉमी है, अगर उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर उसमें पैसे नहीं लग रहे, यानी कि आप बॉन्ड शेयर वगैरह नहीं परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास में पैसा होगा। जब आपके पास में पैसा होगा तो आप उस पैसे को खर्च करेंगे, क्योंकि आप अपने पास पैसा रखना, मतलब क्योंकि पैसा आप अपने पास कम ही रखना पसंद कर रहे हैं। तो ये कहता है कि आप जो है, जो भी आपके एसेट है, जैसे गोल्ड हो गया या फिर जो लैंड है ना, यानी कि भूमि को परचेज करने के, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगाएंगे, तो सारे ही लोग जो है वो प्रॉपर्टी के लिए पैसा लगाने को रेडी हो गए। और प्रॉपर्टी की जो मनी सप्लाई है, सॉरी, प्रॉपर्टी की जो सप्लाई है वो आपकी क्या है? वो आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि जमीन जो है वो आपकी फिक्स है ना। तो ऐसे में डिमांड जब जमीन की बढ़ेगी तो आपकी जो एसेट हैं, यानी कि जमीन क्या आपके लिए एसेट, उस एसेट के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब एसेट के प्राइस बढ़ेंगे तो एसेट को खरीदने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। एसेट के प्राइस बढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट को परचेज करने के लिए मनी की आवश्यकता होगी, तो यानी कि मनी की डिमांड बढ़ेगी। तो यही बात जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। उन्होंने क्या कहा कि मनी की डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि एसेट के प्राइस बढ़ रहे हैं। और एसेट के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन साइड इकोनॉमी है वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो आपकी जो मिल्टन फ्रीडमैन है, जिन्होंने रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो विचार है वो दिया है, जो कि इन्होंने 1956 में दिया। मोनेटरिज्म इनको मोनेटरिस्ट इनको कहा जाता है, ये आप ध्यान करेंगे। इन्होंने कहा कि एसेट के प्राइस बढ़ेंगे तो आपको एसेट परचेज करना है, क्योंकि आपको जमीन खरीदनी है, क्योंकि प्रोडक्शन साइड काम हो नहीं रहा है। तो प्रोडक्शन साइड जब काम नहीं हो रहा है तो आप प्रोडक्शन में पैसा लगाएंगे नहीं। आप कहाँ लगाने जा रहे हैं? आप एसेट में जो है वो पैसा लगाने जा रहे हैं। जब आप एसेट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो एसेट में पैसा लगा रहे हैं, तो एसेट की डिमांड बढ़ी। एसेट की डिमांड बढ़ने से एसेट के प्राइस बढ़ गए। जैसे ही एसेट के प्राइस बढ़े तो अब आपको और ज्यादा पैसा चाहिए उस एसेट को परचेज करने के लिए, उस एसेट को खरीदने के लिए। तो ऐसे में आप जो है आप मनी की डिमांड को बढ़ा दें, क्योंकि अब आपको मनी की जो है और आवश्यकता होगी, तो मनी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसेट के जो है वो प्राइस बढ़ गए हैं। ये कहता है आपका फ्रीडमैन का रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? असल में वो यही बात कह रहे हैं, इन्होंने यही साबित किया कि आपकी जो मनी की जो डिमांड होती है वो बिल्कुल अनस्टेबल होती है, वो कहीं भी इधर उधर हो सकती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो ये कहता है कि जो आपका कंज्यूमर है वो ड्यूरेबल गुड्स की ओर जाना ज्यादा पसंद करता है, जिसको हम एसेट बोल रहे हैं। जैसे जो जमीन है वो आपकी कभी ऐसे नहीं है कि इधर उधर होएगी। इसलिए जो बुजुर्ग थे हमारे, वो भी आप देखते हैं कि वो और चीजों को खरीदने के बजाय जो है वो जमीन को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे थे, है ना। तो यानी कि जब भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कोई आप देखते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, कुछ और चीजें हो गई, तो आप देखते हैं कि प्रोडक्शन साइड तो चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। तो वही चीज जो है आपके मिल्टन फ्रीडमैन ने पकड़ा। उन्होंने कहा कि जब एसेट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो एसेट को वो खरीदना चाह रहे हैं लोग। जब लोग एसेट को खरीदना चाह रहे हैं और एसेट के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो अब उनको ज्यादा पैसा जो है वो देना पड़ेगा, और जब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो कह रहे हैं कि मनी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि एसेट के प्राइस जो है वो बढ़े हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है हम इन सभी थ्योरीज की जो है एक तुलना भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरी जो हमारी अभी भी बाकी है, जो आपकी डॉन पटिनकन की थ्योरी है। ठीक है ना। ये कहता है कि डॉन पटिनकन क्या कहते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा देखना है। ये कहता है कि जब रियल मनी बैलेंस बढ़ता है, रियल मनी बैलेंस जो है बढ़ता है, तो मनी की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कैसे, देखिए जब भी गुड्स के प्राइस कम होंगे, देखिए गुड्स के जो प्राइस हैं वो कम हुए, गुड्स के प्राइस कम हुए तो आपका जो रियल मनी बैलेंस है, रियल मनी बैलेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। जब रियल मनी बैलेंस बढ़ जाएगा तो गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही गुड की डिमांड बढ़ी, सप्लाई और गुड्स जो है वो नए प्राइस को सेट कर देगा, है ना, क्योंकि डिमांड बढ़ी। जैसे गुड की डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो आप ये कहेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये सप्लाई साइड है, ये आपका डिमांड है, ठीक है। आपने क्या कहा कि भाई प्राइस बढ़ा, है ना, तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे डिमांड जो है आपकी यहां पर थी, आपका रियल मनी बैलेंस बढ़ा तो डिमांड आपकी रियल मनी बैलेंस की वजह से शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे ये बढ़ा तो आपका प्राइस और सप्लाई बढ़ने से आपका जो प्राइस है वो हाई प्राइस सेट हो जाएगा। क्लियर बात। तो यहां पर वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि रियल मनी बैलेंस जो है अगर आपका हाई है तो मनी की डिमांड आपकी ज्यादा होगी, अगर रियल मनी बैलेंस आपका कम हो जाता है तो कम कब होगा, जब आपके प्राइसेस अगर आपके बढ़ जाएंगे तो आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी, तो यानी कि रियल मनी बैलेंस आपका कम हो जाएगा तो मनी की डिमांड जो है आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपका जो डिमांड कर रहा है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो डिमांड कर रहा है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस पहले जो है आपका पी स्टार था, अब P1 हो गया, है ना, यहाँ पर बढ़ गया है। तो डॉन पटिनकन जो है वो इसको रियल मनी बैलेंस और मनी की डिमांड को सीधा रिलेशन जो है उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये डॉन पटिनकन की थ्योरी थी और ये आपका जो है मिल्टन फ्रीडमैन का थ्योरी था। अब हम इन सारी थ्योरीज को एक फटाफट से जो है वो रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, जहां पर हमने इन सारी थ्योरीज को एक ही जगह पर रखा हुआ है कि कैसे 100 सालों का सफर जो है आप यहां पर तय करके पहुंचे हैं। देखिए क्लासिकल क्या कहा, क्लासिकल ने इरविंग फिशर आए, उन्होंने 1911 में अपनी बुक में ये बोला कि जो भी आपका मनी का डिमांड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है। फिर आपके कैम्ब्रिज आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, विनिमय के माध्यम के लिए नहीं है, इसका जो कार्य है वो मूल्य के संचय के लिए भी होता है, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी करते हैं। जब ये दोनों ही लोग जो है वो ये बात कर रहे थे तो केन्स आया, केन्स ने कहा कि भाई ठीक है आप ये बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बात आप ध्यान करेंगे कि क्यों वो अपने पास जो है वो पैसा रख रहे हैं। जी सर, थोड़ी स्पीड से लो ग्रोसरीज कंपैरिजन के अंदर। ओके सर, थैंक यू। देखिए इरविंग फिशर जो है उन्होंने क्या कहा 1911 में, उन्होंने कहा कि जो मनी की डिमांड है वो आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए की जाती है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि सिर्फ लेन देन के लिए आप जो है पैसे का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका आया कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज ने क्या कहा, कैम्ब्रिज ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, कैम्ब्रिज मतलब मार्शल पिगू रॉबर्टसन, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि वो लेन देन के लिए ही रखता है, वो मशीन थोड़ी ना है कि वो लेन देन के लिए रखेगा, वो आपका जो अपना पैसा होता है उसको वो बचा करके भी रखते हैं। तो उन्होंने इसी कंसेप्ट में एक चीज को एडिशनल कर दिया, जोड़ दिया कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी की जाती है। यहां तक आपको समझ में आया। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है तो केन्स आ गए, केन्स ने कहा कि भाई ठीक है आपने ये कह दिया कि लेन देन के लिए करते हैं और पैसा बचाते भी हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है, लेकिन आप ये तो नहीं बता पाए कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पैसा तो भी मिलेगा ना, तो वो क्यों स्टोर कर रहे हैं, पैसे को बचा क्यों रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बचाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो बचा क्यों रहे हैं। तो फिर केन्स ये कहता है आकर के, वो कहता है कि भाई उनकी जो दो बातें हैं उसमें वो एडिशनल चीजों को जोड़ता है कि एक तो पैसा ट्रांजैक्शन के लिए लिया जा रहा है, दूसरा पैसा जो है वो स्पेकुलेशन के लिए लिया जा रहा है, और तीसरा पैसा जो वो बचा रहे हैं वो बचा रहे हैं अपने इमरजेंसी के लिए, जिसको हमने प्रीकॉशनरी मोटिव बोला। ठीक है, तो यहां पर वो कहता है कि भाई केन्जियन जो है वो ये कह रहे हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव और प्रीकॉशनरी मोटिव, इसके लिए बचाता है। उसके बाद में आपका जो है पोस्ट केन्जियन आ जाते हैं, जिसमें आपका टोबिन आ जाता है। टोबिन कहता है भाई ठीक है आपने कहा कि हाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो सारे बॉन्ड खरीद लेगा, और अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो सारे पैसे ही अपने पास रख लेगा, जिसको लिक्विडिटी ट्रैप कहा है केन्ज ने।
कहता आपने ये बात तो कह दी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि या तो वो सारे पैसे बॉन्ड में लगा देगा या वो सारे पैसे जो है वो आपके पास कैश में रख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आम पब्लिक, आम जिंदगी में सामान्य लोग जो हैं वो रिस्क अवर्जर होते हैं, वो ना तो सारा पैसा बॉन्ड में लगाते हैं और ना ही सारा पैसा अपने पास कैश में रखते हैं। वो कुछ बॉन्ड में रखते हैं और कुछ जो है अपने पास कैश के तौर पे रखते हैं, जिससे वो अपना जो रिस्क अवर्जर का जो बिहेवियर है उसको सेटिस्फाई कर सकें, यानी कि जो रिस्क है उसको न्यूट्रल कर सकें। तो ये आपका कहा टोबिन और बोमल ने। जब उन्होंने ये बात समझा दी तो फिर आपके बोमल टोबिन आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि वो बैंक में रखेगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कहता है कि यार वो बैंक में कितना रखेगा, कैसे रखेगा? तो अगर वो बैंक में रख रहा है तो उसको कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो वर्क बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। वर्क बेस्ड इकोनॉमी यानी कि जहां पर आपको हर एक मिनट, हर एक सेकंड के पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आधे आधे घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है। तो वहां पर वो कहता है कि अगर वो एटीएम में जा रहा है, एटीएम में जाकर के अगर वो पैसे निकाल करके लाएगा तो उसका आधा एक घंटा खराब हो जाएगा। अगर वो आधा एक घंटा अगर कहीं काम करता तो आधा एक घंटे पैसे कमा लेता, तो वो बैंक में जमा करवाएगा क्या, असल में वो कह रहा है, ठीक है ना। तो फिर उसका सोल्यूशन भी देता है कि असल में उसको कितना पैसा अपने पास कैश के तौर पे रखना चाहिए और कितना पैसा बैंक में जमा करवाना चाहिए। फिर उसके लिए वो आप फॉर्मूला देखते हैं, एवरेज मनी होल्डिंग, ठीक है। तो एवरेज मनी होल्डिंग का वहां पर आप देख लेते हैं। फिर आपका आता है मोनेस्ट्री जो है ना, मोनेटरिस्ट दौर, जिसमें आपके आ जाते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप सभी ने कह दिया बहुत बढ़िया, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि जो मनी की डिमांड है वो एसेट के प्राइस बढ़ने की वजह से भी की जाती है। आप वो चीज भूल गए हैं कि एसेट के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मनी की डिमांड बढ़ेगी। जब भी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्शन साइड अगर इकोनॉमी जो है वर्क नहीं करती है, तो फिर आप जो है वो एसेट खरीदने की ओर जाते हैं, आप जो है वो जमीन प्रॉपर्टी परचेज करने की ओर जाते हैं। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी परचेज करने की ओर जाते हैं तो आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई क्योंकि फिक्स है, इस वजह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, एसेट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जब एसेट के प्राइस बढ़ेंगे तो अब आपको ज्यादा पैसा चाहिएगा उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। अब आप जो है ये कहेंगे कि एसेट के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो फिर मनी की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। ये आपका मोनेटिस्ट कहते हैं। उसके बाद में आपके जॉन पेटिंगटन आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आपने सारी चीजों को तो कवर कर लिया, लेकिन आप एक चीज को भूल गए। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, अगर इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा रही है और प्राइस कम हो रहे हैं, जैसे ही प्राइस कम होगा तो रियल मनी बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। और जब आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा गुड्स को परचेज कर पाएंगे और आपका डिमांड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही डीडी आपका शिफ्ट होगा तो आप हायर प्राइस जो है उसको सेट कर लेंगे। अब आपके पास जो है वो हाई प्राइस जो है वो सेट हो जाता है। तो इस प्रकार वो कहता है कि रियल मनी बैलेंस अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी मनी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपको गुड्स खरीदने के लिए ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, जो कि आपके पास अभी है नहीं, तो इसलिए आपको ज्यादा मनी की डिमांड करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहता है कि रियल मनी बैलेंस अगर आपका बढ़ेगा तो मनी की जो डिमांड है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, नेक्स्ट क्लास जो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और ये जो इंटरेस्टिंग क्लास है इसको जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है इसका जो फायदा है, बेनिफिट है, वो उठा सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर और आपका एक कमेंट हमें जो है बहुत मोटिवेशन देता है। तो उस मोटिवेशन को भी आप बनाए रखें। इसी उम्मीदों के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। जुड़े रहें परफेक्ट नॉलेज के साथ। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।